वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम मईशत के हवाले से बात करेंगे। जंग जो चल रही है हमारे ख़त्ते में ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान, उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है, जैसे कि दुनिया के और ममालिक पर भी पड़ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है और जितने दिन ये जंग चलेगी खदशा यही है कि कीमतों में और इजाफ़ा हो सकता है। अब पाकिस्तान अब भी इस सारी सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है, बल्कि बहुत तारीफ़ हुई पाकिस्तान की कि शुरू में जब ये तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर फ़ौरन फ़ैसले किए। उस वक्त तक शायद खित्ते के बाकी जो ममालिक थे उनमें से किसी ने भी कोई इतनी तेज़ी से फ़ैसला नहीं किया जब पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ौरन ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। मगर उसके बाद 2 हफ्ते जो गुज़रे, हुकूमत ने जितनी भी तेल की कीमत बढ़ाई, जितनी भी तेल की कीमत बढ़ी आलमी मार्केट में, उसका बोझ आवाम पर नहीं डाला। ये बात जो थी ये न सिर्फ एक मरतबा बताई हुकूमत ने, बल्कि चांद रात को ईद से एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा ये कौम से ख़िताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने, और ये बताया कि वो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको पास ऑन नहीं कर रहे। मगर उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आने वाले दिनों में ज़रूरी नहीं है कि वो ये बोझ जो है हुकूमत पर ही डालते रहेंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स का भी इसके साथ साथ हुकूमत ऐलान करती रही। पहले हुकूमत के ख़र्चों में कमी का कहा, उसके बाद कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये भी फैसला किया कि जो लग्जरी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल होता है उस पर लेवी बढ़ा दी गई है, और साथ में जो हुकूमत में इस्तेमाल होती हैं गाड़ियाँ, उनके ऊपर सख्तियाँ उन्होंने बढ़ाई हैं ताकि पैसे भी बचाए जा सकें। मगर ऑब्वियसली जो सब्सिडी इस वक्त हुकूमत दे रही है, और इसका इजहार एक से ज़्यादा वुज़रा भी कर चुके हैं और भी इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स ने भी किया है, उस सब्सिडी का अब बोझ हुकूमत किस वक्त तक बढ़ाएगी, ये अब सवाल जो है इसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है और इस पर पूछा जा रहा है। इसी हवाले से अब ये भी इत्तला आई है कि हुकूमत ये सोच रही है कि वो किसी तरह जो मोटर बाइक्स वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले हैं, यानी कि 800 सीसी की तकरीबन जिसके पास गाड़ी है, तो उसके लिए एक कोटा सिस्टम बना लिया जाए, उनको सब्सिडाइज पेट्रोल मिले, और बाकी जो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए। मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, डॉन अखबार में भी इस हवाले से स्टोरी थी। स्टोरी में कोट किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम या ये सब्सिडी देने के लिए पूरा एक जिसको कहते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाई जाएगी, उसके ज़रिए लोगों को रजिस्टर किया जाएगा और फिर ये टारगेटेड सब्सिडी जो है ये दी जाएगी। कहानी में ये भी कहा गया कि इस सारे निज़ाम को बनाने के लिए जो मुख्तलिफ हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें ओगरा, वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की जो वो है कंसल्टेशंस शामिल थी, और इसी वर्किंग पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। बट ऑब्वियसली ये अभी जो स्टोरी में भी कहा गया कि ये इसके ऊपर अभी काम जारी है, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है या कंसल्टेशंस कर रही है, फ़ाइनल फ़ैसला अभी इस हवाले से नहीं हुआ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार खान साहब, माहिर हैं ये तवानाई के अमूर के, और हमें ज्वाइन किया अली खिज़र साहब ने, ये एक सहाफ़ी हैं, मुआशी अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब सब्सिडी तो अब जो हुकूमत ने इतने दिनों से ये कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोल की, सब्सिडी तो हुकूमत दे रही है। आपके ख्याल में अब तक इस सब्सिडी का नंबर क्या होगा? कोई वुड यू बी एबल टू शेयर सम नंबर्स विद अस? देखिए, बॉल पार्क एस्टिमेट ये है कि 25 अरब रुपए हफ्ते की जो है सब्सिडी वो बनती है। तो जितने हफ्ते इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा उतने जो है ये अक्यूमुलेट होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर महीना हो जाएगा तो महीने में तकरीबन नंबर 100 अरब के आसपास आ जाएगा। और अमार साहब, इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे 2022 में जो सब्सिडी दी गई थी? बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक बहुत मुश्किल वक्त था, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गलत फैसला था, पीडीएम की हुकूमत ने उसको कंटिन्यू रखा कुछ महीनों के लिए, तो वो उन नंबर्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे?
وہ بھی تقریباً یہی نمبر تھے 100 بلین روپیز منتھ کے حساب سے. 100 ارب مہینے کی سبسڈی تھی جو کہ 6 مہینے میں تقریباً 600 ارب ہو گئی تھی. تو موٹا موٹا حساب یہی ہے, نمبرز لارجلی اسی سمت میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. علی خضر صاحب, آپ نے عمار صاحب کی بات سنی, آپ بھی اتفاق کریں گے ایک نمبر سے, اور یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال میں حکومت کے لیے, بیکاز آبویسلی یہاں سوال یہی ہے کہ یہ سبسڈی حکومت کب تک اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر 2022 والے ہی نمبرز ہیں, وہی اسی قسم کا بوجھ ہے, سو ڈو یو تھنک کہ یہ are we sort of headed in a story which is very similar to that? جی دیکھیں, پہلے نمبر 2022 سے خیر تھوڑے زیادہ ہیں رن ریٹ کے حساب سے. جیسے پہلے ہفتے میں اگر نمبر یہ کوئی 23 بلین کا تھا تو دوسرے ہفتے میں یہ 40 بلین پلس کر لگا کہ وہ پرائسز بہت تیزی سے اوپر چلی گئی. اور اس وقت تیسرا ہفتہ چل رہا ہے اور ابھی ہم تقریباً 100 بلین کے قریب پرائز ڈفرینشن کلیم ہو چکا ہے. تو اور اب اگر یہ جنگ کہ کچھ اس میں ایک سیز فائر یا کچھ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, کچھ راستہ نکل آتا ہے تو قیمتیں تھوڑی نیچے آ جائے تو یہ شاید امپیکٹ تھوڑا کم ہو جائے. لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے اور قیمتیں اسی طرح رہتی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتا ہے, تو یہ بہت ڈسپروپورشنیٹلی سائز میں بڑا ہو جائے گا. تو اس میں فیصلہ لینے کی بالکل فوری طور پہ ایک گنجائش ہے. پچھلی دفعہ جو انہوں نے غلطی کی تھی 3 مہینے بعد شروع کیا تھا, اس میں پہ کرنسی بھی پھٹ گئی تھی, انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر چلا گیا تھا. تو اس دفعہ میرے خیال میں یہ فیصلہ پہلے کر لیں گے, اور جو ان کا ارادہ ہے اس چیز کے اوپر کہ ہاں یہ اس کو ریشننگ کریں گے اور کچھ پرائز کو پاس آن کریں گے تو بالکل کریں. اور آپ جیسے ذکر کر رہی ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ سبسڈی دینی ہے اگر انہیں, تو بالکل اس کو 2-3 We'll ویلرز just کو دیں. come to that, علی خضر صاحب. ہاں, we'll just come to that, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. علی صاحب پہلے ذرا صرف اسی سبسڈی کے حوالے سے بات کر لیں. عمار صاحب, obviously اس کے اندر سر ایک یہ بھی ایشو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی if you are very optimistic کہ ایران میں اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو جائیں, جنگ جو ہے یا ایٹ لیسٹ جو حملے ہو رہے ہیں ان میں کمی آ جائے, مگر ضروری نہیں ہے سر یا کہ فوراً تیل کی قیمتیں بھی کم ہوں, کیونکہ اب سپلائی روٹس جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی ہیں. جو آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں, ایل این جی پروڈیوسنگ ممالک ہیں, ان کی بھی پروڈکشن فیسلٹیز بھی ہٹ ہوئی ہیں. سو اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ کل کو رک بھی جاتی ہے یا 5 ہفتے میں رک بھی جاتی ہے, تو تیل کی قیمتیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ہفتوں کے لیے یا دنوں کے لیے اب بھی بڑھتی رہیں گی؟ جی بیسکلی اگر میں اس میں دیکھوں تو ابھی لٹرلی لیٹسٹ جو نمبرز آئے ہیں, اگر عمان میں تیل کی قیمت کو $170 پر بیرل تھی, وہ گر کے ابھی تقریباً 90 کے آس پاس آ گئی ہے, کیونکہ مارکیٹ جو پرائزنگ کر رہی ہیں وہ ایک امپیکٹ کے جنگ جو ہے وہ رک جائے گی. اگر پچھلے سال کا ایوریج ہمارا 70 تھا تو مے بی 85-90 کے آس پاس جو ہے اس کا امپیکٹ رہے گا. اور ایک آپ کو میں بال پارک اسٹیمیٹ دوں کہ فار ایوری $10 انکریز فرام این ایوریج آف 70, $10 ان کا امپیکٹ تقریباً 2 ارب کا ہے. تو اگر 90 کے آس پاس بھی رہتی ہیں تو $4 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ایکسٹرا ہوگا. ایون $90 از ناٹ فیزیبل فار اس, اور اس کے لیے بھی ہمیں پمپ پہ جو ہے پرائز بڑھانا ضروری ہے. تو آئی تھنک ایک سگنل دینا ضروری ہے کہ جی پرائز بڑھے گی. اگر ہم سگنل یہی دیتے رہیں گے کسی نہ کسی قسم کی سبسڈی ملتی رہے گی تو اس سے جو ہے اور مارکیٹ کو سگنل یہ جائے گا کہ جی آپ جو ہے ہولڈنگ شروع کر دیں, ایونچولی کچھ نہ کچھ اس میں ہو ہی جائے گا. صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت نہ بڑھائی تو پھر ہولڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے. سوری آئی جسٹ ڈidn't understand that last sentence, اس جی لیے میں یہ بالکل پوچھ ایسا رہی ہی ہوں ہوگا. آپ سے. پچھلی دفعہ یہی ہوا تھا 2021-22 میں, ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی. حکومت نے قیمت نہیں بڑھائی تھی, لوگوں نے بھی ہولڈنگ کرنا شروع کر دی تھی, ٹینکرز نے ہولڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ قیمت ایونچولی آج نہیں تو آج سے ہفتے 10 دن 2 ہفتے بعد بڑھنی ہے, اور پھر بے تحاشا اس پہ جو ہے وہ سیلنگ ہوئی تھی. تو اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو ہولڈنگ جو ہے بہت زیادہ شروع ہو جائے گی, اس کو پھر روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا, تو آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں. جی علی خضر صاحب, اب اگر ہم سبسڈی کی بات کریں, آپ نے بھی نیوز پیپر رپورٹس دیکھی ہوئی ہوں گی, آج تقریباً سبھی اخباروں نے اس پر بات کی ہے کہ حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. ہاؤ فیزیبل ڈو یو تھنک دیٹ از, جو حکومت ایٹ لیسٹ جو خبروں میں بات آئی ہے کہ موٹر بائکس کو, چھوٹی گاڑیوں پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں ان کو سبسڈی دے دی جائے ٹارگیٹڈ, اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے.
देखें इस वक्त जो आप देखें डीजल की कीमतें सबसे ऊपर बढ़ी हुई हैं, वो अगर आज हम डीजल की कीमत देखें पूरी करेंगे तो 500 रुपए पे आएगी। हाँ, और जो पूरा पीएल रख के करेंगे, और अगर पेट्रोल की देखेंगे तो वो 400 रुपए पे आएगी। तो लेट्स से कि डीजल पे तो आप सब्सिडी नहीं देंगे, तो आप पेट्रोल पे देंगे, वो 400 पे आएगी। और इस वक्त हमारा अगर टोटल सब्सिडी का साइज आप समझ लें कि कीमतें अगर नीचे आ जाती हैं, जिस तरह मार कह रहा है कि वो $170 पे नहीं रहेंगी और थोड़ी नीचे आ जाएंगी, तो लेट्स से 20 बिलियन का जो अमान नंबर कहा था कि जी 25 बिलियन का रन रेट रहेगा हमारा महीने का, उसमें से मोटरसाइकिल उसमें वो पेट्रोल का होगा 10-12 बिलियन, उसमें से मोटरसाइकिल पे होगा 5-7 बिलियन, उसमें से आप कुछ कोटा करके देंगे तो आप महीने का 2-3-4 बिलियन यानी 3 बिलियन 4 बिलियन आप उसने एलोकेट कर दिया, वो ठीक है, डेवलपमेंट से काटे और इधर दे दे। मेरे ख्याल में अली तो ये खजर सूबों साहब, को आप करना ये चाहिए। माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर ये टारगेटेड सब्सिडी दी गई छोटी गाड़ियों को और मोटर बाइक्स को, तो ये हफ्ते का 3-4 बिलियन बनेगा, ये आप कह ऐसे रहे ही हैं? मेरे ख्याल में इस तरह बनेगा, इस तरह का नंबर बनेगा। इससे कम भी हो सकता है, कोटा कितना रखते हैं डिपेंड करता है कितनी देते हैं, बट अगर 50% कोटा पे देंगे तो इतना नंबर तो बन जाएगा। और तो अब लेट्स सी ठीक है। वो, लेकिन वो है कि 20 बिलियन का उस 25 बिलियन का वो फर्क जो है, उसमें से 3 बिलियन आप कहीं से निकाल के दे दें, तो ये बेहतर ऑप्शन है कि गरीब आदमी को थोड़ा सा आपने, या मोटरसाइकिल वाले को आपने थोड़ा सहारा दे दिया। बाकी जो है मैं आप ठीक जो है, है वो 400 रुपए का पेट्रोल गुजारे करेंगे, ये होगा मेरे ख्याल में मुनासिब बात है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जी अमार साहब, ऑब्वियसली पिछली मर्तबा आपसे गुफ्तगू की थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो उस वक्त भी यही बात आपसे हुई थी कि ये सब्सिडी देना इतना आसान काम नहीं है, आप और उज़ैर यूनुस साहब, कि इसके लिए एक डेटाबेस, इस पे कोई काम किया होता, अगर ये तैयार होती डेटाबेस तो फिर ये सब्सिडी दी जा सकती थी। Are we prepared for it now? अभी मतलब कि we'll talk about how feasible or unfeasible it is in terms of the money, but budgeting. but पहले ये बताएं कि वो जो database वगैरह का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वो अब मुमकिन है, वो होमवर्क हो गया है? देखें, जो अभी जो प्लान आया है उसके हिसाब से तो कोई डेटाबेस नहीं हो, तो कह रहे हैं कि बाइक्स के लिए जो होगा एक सेपरेट पंप बना देंगे, डिस्पेंसर अलग कर देंगे और उसमें से बिस्मिल्लाह करके सब ले लें, तो दैट मे एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम। बांग्लादेश ट्राइड इट और उससे जो है और नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो भी ऐसे प्लान होंगे उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। एक मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बताऊं कि 37 मिलियन व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 30 मिलियन बाइक्स हैं, तकरीबन कोई 5 से 6 मिलियन जो है वो गाड़ियां हैं। अगर 15 घंटे में ही पेट्रोल डलवाते हैं और अगर एक कोई भी व्हीकल जो 2 दिन में एक दफ़ा डलवाती है, तकरीबन 1 घंटे में पूरे मुल्क में 1.25 मिलियन यानी कि 12 से 15 लाख गाड़ियां जो हैं, ये व्हीकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और हर किसी को आप डिजिटली उस तरफ लेके चलाए जाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, सिस्टम ही डाउन रहेगा यहाँ। तो ये जो है क्या आई मतलब डोंट सर, थिंक वी आर रेडी ये फॉर दिस। माफ करिएगा, आपकी बात काटी है, मैं आपकी बात काटी हूँ। ये डिजिटल के बारे में आपने क्या कहा, जरा इसको एक्सप्लेन करिएगा। ये आरफा मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि अभी जो प्लान आया कि जो कोटा होगा, कोटा एक गाड़ी का जो होगा वो उसके नंबर से और सीएनआईसी से लिंक्ड होगा। तो हर जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो वो जो है आपका सीएनआईसी के अगेंस्ट गाड़ी का चेक करेगा, बताएगा आपका डेली का 15 लीटर कोटा है। ठीक है, अब 1 घंटे में ठीक। तकरीबन मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख व्हीकल जो हैं वो पेट्रोल डलवाती हैं। तो वो सिस्टम की इतनी आई डोंट थिंक कैपेसिटी होगी कि 12 से 15 लाख मरतबा कोई भी सिस्टम को पिंग करें और वो रिस्पॉन्स दे कि इसका इतना कोटा है या नहीं है। तो उसमें ठीक। प्रॉब्लम ये आएगी, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि योर सिस्टम विल बी डाउन। दूसरा ये होगा, इसमें ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी, कोई दूसरे का पेट्रोल लेके बेचना शुरू कर देगा, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो जाएगी। जब भी कोई दुनिया का ये मतलब हज़ारों साल की हिस्ट्री है कि जब भी ऐसे कोई मैकेनिज्म आता है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट दैट इज क्रिएटेड, जिसको वो एक और जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसमें। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अमार हबीब खान साहब से और अली खजर साहब से। अली खजर साहब, आपने सुनी अमार साहब की बात, आप कह रहे थे कि ठीक है हम दे देंगे 400 मोटर बाइक्स वाले या छोटी गाड़ियों वालों को सस्ता दे दें, बट अमार साहब तो जो मुझे उनकी बात से समझ आया कि इतना आसान नहीं होगा, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और साथ में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, इमान ने बिल्कुल सही कहा, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस तो बिल्कुल आएंगे इसमें। मैंने तो आपको नंबर दिया था कि जी आप एक जगह
25 ارب रुपया महीने का दे रही हैं, उसकी जगह 3 अरब की आप इनको एक टारगेटेड सी सब्सिडी दे दें। ये एक साहब मैं एक पिक्चर की ये देनी है। अब हमार ने कहा कि भाई वो देनी किस तरह है, और उसमें उसमें बिल्कुल चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। और लेकिन जब कोई कोटा थोड़ा होगा तो ब्लैक मार्केटिंग का इतना नहीं होगा। दूसरा हमार कहते हैं कि वो गाड़ियों के कोटा की बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है गाड़ियों के कोटा वाला। बिल्कुल मैं इसे हमार से एग्री करता हूँ। गाड़ियों की जब कीमत ही बढ़ जाएगी, आपने जैसे 600 रुपए का आपने कर दिया है वो आपने उसको HOBC को, तो 400 की जगह आप 450 पेट्रोल कर दे, गाड़ियां वैसे ही कम इस्तेमाल लोग करेंगे। और दूसरा आपने स्कूल वैसे ही अब जो है आपने वो बंद किए हुए हैं, ऑनलाइन किए हुए हैं। वर्क फ्रॉम आपने होम आप कर दे, रोटेशन पे लोगों को कर दें, ट्रैफिक कम कर दें, वैसे ही कम इस्तेमाल होगा। लोग तो देखते हैं ना, मोटा मोटा 20,000 का बिल है, उस 20,000 के बिल में 10 लीटर आप कम इस्तेमाल कर लें, बिल आपका उतना ही रहेगा। तो वो इस तरह मैनेज करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। वो कोटा अगर सिर्फ देना है तो वो मोटर बाइक्स को दे दें, एक लिमिटेड कोटा दे के, ठीक है उसमें छोटी अमाउंट होगी, 20 लीटर की महीने की होगी, वो एक अकाउंट पे होगी। तो सर बट माफ करिएगा अली साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट यही तो सवाल है जो मुझे समझ आया अमार साहब की बातों से, कि कैसे, मतलब कि अगर हुकूमत ने सिर्फ ये फैसला किया है कि एक टारगेटेड सब्सिडी है मोटर बाइक्स वालों को देनी है, तो सर फिर देंगे कैसे? बिकॉज यू नो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम्स कम इन। अगर अमार साहब जो कह रहे हैं कि वो डिजिटल सिस्टम से मुश्किल होगा। हाँ, तो उसमें आधे लोग क्या कर रहे होंगे, वो नॉर्मल कीमत में मोटरसाइकिल पे डलवा रहे होंगे, वो हुकूमत को गालियां दे रहे होंगे, आपके टीवी के वो जो रिपोर्टर जाके या सोशल मीडिया पे लोग उनकी पोस्ट डाल रहे होंगे। बिल्कुल ये होगा, एक महम बचेगा, हुकूमत को शायद उसका नुकसान भी हो रहा हो, आधे लोगों को इस्तेमाल में मिल रहा होगा। कैसे होगा ये? क्योंकि वो आप क्या करेंगे, उन्हें CNIC को तरीका यही है, CNIC के थ्रू जो है, जो अवार ने बताया, उसमें कभी सिस्टम डाउन होगा, कभी कुछ होगा, तो ये होगा। लेकिन ये है कि चले जी फिर सेविंग थोड़ी सी हो जाएगी, गाड़ियों के कोटे की तरफ ना जाए, बिल्कुल ना जाए। तो दो चीजें बात हो रही थी, एक गाड़ियों के कोटे की बात हो रही थी और एक मोटरसाइकिल वालों को टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही थी। मैंने कहा उस ऑप्शन को ट्राई कर ले, एक टेस्ट कर लेना, दो प्राइसेस में वो एक आध महीना कर ले, नहीं होगी तो वो उसमें से जो ग्लिचेस होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मतलब हम हमेशा से बात करते हैं इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। अमार साहब, I'm bringing the same issue to you again sir, क्योंकि एक तरफ हुकूमत की मजबूरी भी समझ आती है, मगर दूसरी तरफ लोगों के जो मसाइल हैं उन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। तो इज़ देयर अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सब्सिडी कि चले आप पेट्रोल पे ना दें, आप कैश ट्रांसफ़र दे दें? ऑब्वियसली हुकूमत बहुत से और लोगों को भी कैश ट्रांसफ़र्स देती है, मतलब कि कोई और तरीका है? बिकॉज ये हम बार बार बात करते हैं, बट इस वक्त मसाइल लोगों के भी, क्योंकि महंगाई इतनी रही है पिछले दिनों में, अब आप सारा हम बर्डन पास ऑन कर दें, उनको किसी किस्म की मदद ना करें, तो माशरे के लिए वो एक बड़ा यू नो वील बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वे। कोई और तरीका है इसको मैनेज करने का? देखें, सीधा इसमें हिसाब है, 30 मिलियन बाइक्स, तकरीबन 30 मिलियन बाइक्स हैं। 30 मिलियन बाइक्स में है तकरीबन, आप समझें कि ये रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, यानी कि वो हैं जो किसी न किसी CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। हर CNIC जो है वो किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, कम से कम उनमें तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं। ये डेटाबेस तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसमें कोई पंप का ड्रामा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत क्लियर कट आप कह सकते हैं कि जी आप अपनी बाइक को अपने नाम पे करा लें, अपने CNIC पे करा लें और अकाउंट लिंक कर दें और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारी चीज़ बहुत क्लीनली हो सकती है इसमें, और इसमें कोई ब्लैक मार्केट का भी स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा। ये कर ले, बिल्कुल अच्छी बात। सही। तो आप कह रहे हैं कि जी जी अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल तायद कर रहा हूँ मार की, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ये बेहतर तरीका है। आपने तो ऑब्जेक्टिव है कि उस मोटरसाइकिल वाले गरीब को जो है को मतलब वो पेट्रोल के 4 पैसे बच जाए, वो इस तरह से पूरा कर ले। बिल्कुल अली साहब, बट ये बताइएगा कि हुकूमत पर ये भी साथ में तनकीद हो रही है कि जो उन्होंने अभी तक ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं वो दे आर मोर सिंबॉलिक देन एनीथिंग एल्स। जैसे खास तौर पे जो डेवलपमेंट बजट का जिक्र हो रहा है, आप उससे इत्तेफाक करेंगे सर कि अगर, और ख़ास क्योंकि अगर जैसे सब्सिडी के लिए पैसे निकालने ही हैं, चाहे जैसे भी हुकूमत वो सब्सिडी प्रोवाइड करे लोगों को, बट डेवलपमेंट बजट्स काटे, कुछ यू नो सूबाई हुकूमतों के ऊपर बोझ डालें, does that need to be done now, या आपके ख्याल में the government can manage it the way it is? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये जो भी सब्सिडी का मैकेनिज्म है, चाहे उनको पेट्रोल सस्ता
دیں ایک آئی ڈی کارڈ کے سسٹم کے تھرو، یا ڈائریکٹ ان کو کیش ٹرانسفر کریں، یا کوئی تیسرا طریقہ نکالیں. یہ ساری صوبوں کے تھرو ہونا چاہیے. نمبر 1، فیڈرل گورنمنٹ شوڈ بی آؤٹ آف اٹ. اس کا مطلب کیا ہے آپ کا جب آپ کہتے ہیں کہ صوبوں کے تھرو صوبے ہونا یہ رہیں، چاہیے؟ صوبے خود دیں، اور پنجاب اور کے پی اور سندھ آپس میں مقابلہ کریں کہ کون زیادہ دے رہا ہے. they have the money. آپ اور اپنے ہی بجٹ سے بھی دیں. آپ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے، کہ ظاہری میتھڈ بات بھی ہے، اپنے وہی. بجٹ. ہاں جی ٹھیک ہے. جی، وہ اپنے پیٹرول ٹھیک ہے. پمپ کے لیول پہ سی این آئی سی سے کنیکٹ کرنا ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے ایز اے باڈی، سینٹرل باڈی، بٹ فیڈرل گورنمنٹ صرف اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کو دے. دیٹس اٹ. جو جدھر کو یہ صوبوں کو دینی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل نہیں دینی چاہیے. یہ میکنزم ایسا ہونا چاہیے. فسکلی ہم انسسٹینیبل ہیں یہ سب، اور کسی قسم کی سپورٹ دینی ہے، پیسہ صوبوں کے پاس ہے، ساری لائبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس اکٹھا کرنے تھے، اور صوبے اس پہ جو بھی انہوں نے دینا ہے، جتنا دینے دے، آپس میں مقابلہ کریں. اچھی بات ہے، کنزیومر کو جتنا بالکل ٹھیک. مقابلہ کرنے کا فائدہ ہو. کوئی لیپ ٹاپ کی جگہ پیٹرول دے دیں، مرضی ہے، یہ ٹھیک ہے. کوئی جہاز واز بیچ دیں یار، 6 ویری مہینے کی سبسڈی کوئکلی، نکلے عمار گی. صاحب وڈ یو لائک ٹو کامنٹ ٹو اٹ؟ عمار صاحب اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ I have to close the program, this segment now. fully agreed with Ali کہ it should be provincial responsibility rather than federal. صوبوں کے صحیح ہے، لیپ ٹاپ کی جگہ آپ پیٹرول دے دیں، مطلب جہاز کی جگہ پیٹرول دیتے ہیں، جو بھی کرنا ہے کریں. it should be provincial. وہ ہر چیز میں federal should not be using its resources. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی، اور حکومت کا یہ فیصلہ کہ آج کل جو یہ آسٹیرٹی میجرز ہو رہے ہیں تو اسکول بند کر دیے جائیں اور جو پڑھائی ہے وہ آن لائن ہو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم ایران جنگ کے جو اثرات ہیں پاکستان پہ، ان پر گفتگو جاری رکھیں گے، مگر اس وقت ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ایشو پہ، اور وہ ہے جو حکومت نے فیصلہ کیا تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا. جب پیٹرول کی قیمت بڑھی اور حکومت نے شروع میں کچھ اضافہ اناؤنس بھی کیا، اس کے بعد جو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں ان کا بوجھ پاس آن نہیں کیا، تو حکومت نے ساتھ میں ایک کفایت شعاری مہم کا بھی اعلان کیا. اس کفایت شعاری مہم میں جہاں بہت سے اور فیصلے بھی کیے گئے، تو حکومت چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز میں چھٹیاں کر دی جائیں. چھٹیاں ہوں گی، بچوں کو چھوڑنے ماں باپ نہیں آئیں گے تو پیٹرول بچے گا. پیٹرول بچے گا تو ملک کے لیے اس وقت بہت اچھا ہوگا. تو پہلے تو عید کی چھٹیوں کو بڑھا دیا گیا، 31 مارچ تک اسکول یا تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا. مگر اب کیونکہ تیل کی قیمتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنگ بھی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ شاید 15 اپریل تک چھٹیاں کر دی جائیں. یہ فیصلہ تو حکومت نے کیا ہے، مگر اس کے اوپر بہت اس مرتبہ تنقید ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ان میں ماہر تعلیم بھی ہیں، اور اس میں جو ہم کہتے ہیں ماہر معاشیات بھی ہیں، وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ہر دفعہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، کئی دفعہ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو اسکول بند کر دیے جاتے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو کیوں بند کیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے حکومت اور سب حکومتیں، سب پولیٹیکل پارٹیز، ان کی پرائیورٹیز نظر آتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی سٹڈی نہیں کی گئی، کیا سچ مچ اس سے تیل بچتا بھی ہے کہ نہیں، اس کا جو بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اور پھر بہت سے لوگ اس بات کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو ای لرننگ کا کانسیپٹ ہے، یہ کتنا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹو ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو اساتذہ ہیں وہ کتنی اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بہت سے جو بچے ہیں ان کے گھر میں وائی فائی کتنا اچھا ہے، کیا ان کے گھر میں اتنے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائسز ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بچہ ہے تو وہ سب کے پاس ایک ڈیوائس ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کلاس اٹینڈ کریں گے. سوالات بہت زیادہ ہیں مگر کسی کا کوئی واضح جواب نہیں ہے. اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ شاید ہماری حکومتیں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے تعلیم اور بچے
एक प्रायोरिटी नहीं है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रज़ाक साहिबा, माहिर तालीम हैं, ये बहुत गहरी नज़र रखती हैं और लिखती भी हैं इन इश्यूज़ पर। वेलकम टू द शो आयशा साहिबा। आयशा साहिबा, अब आपका ही व्यू इस पे लेंगे। यही जो सवालात सब पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच जो ये हम हर बात पे स्कूल बंद कर देते हैं, लाहौर में स्मॉग हो गई, स्कूल बंद कर दिया, इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, इंटरनेशनल कोई विजिटर आ रहा है, स्कूल बंद कर दिया, अब पेट्रोल बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिया। क्या इससे, आई मीन यू नो लुक एट दिस सब्जेक्ट, कि इससे क्या आपको अंदाज़ा होता है कि हम तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं? तो आरफा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि वैसे तो हमारे पास एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया ना, कुछ हो जाए, कोई इशू हो जाए, फ्रॉम डिग्नेटरीज विजिटिंग या स्मॉग या हीट वेव या फ्लड या इस केस में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हमने कहा है कि अच्छा, शायद वो जो आपने शुरू में क्लिप्स लगाए थे, तो पीएम मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि बेजा और गैर ज़रूरी आप जो हैं वो अखराजात कम कर दें। तो देखिए, बात तो ये है ना कि हमें पता है हमारे लिए ये सेफ्टी इशू नहीं था, ये फ्यूल प्राइसिंग का इशू है। हमारे लिए ये एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, हमने पैसे बचाने थे। तो हमने कहा कि पैसे बचाने के लिए, इमेजिन करें ना, पैसे बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं वो हमारे बच्चों की एजुकेशन है। जब इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है किसी मुल्क को, तो सबसे पहले आप जब डिसीजन मेकर कोई चीज़ सैक्रिफाइस करने की बात करता है, तो वो सैक्रिफाइस करने की बात करता है वो चीज़ जो सबसे आसान होती है सैक्रिफाइस करना, या जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। तो आपके सवाल का जवाब तो वहीं पर है ना कि ये लीस्ट प्रायोरिटी एरिया था, ये सबसे आसान था सैक्रिफाइस करना। अगर मैं सीएम होती, जो मैं नहीं हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर होती, जो मैं नहीं हूँ, तो लेकिन आरफा मैं इसी क्राइसिस के बहाने से अगर एक काम, और पैसे ही बचाने ना, और फ्यूल पे पैसे बचाने हैं, ये काम तो शायद मैं आम हालात में भी करती, क्योंकि हमारे जैसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, लोग गरीब हैं, इस तरह के अखराजात जब बढ़ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियां रुक जाती हैं, तो कोई भी डिसेंट गवर्नमेंट जो है वो आम हालात में भी ये फैसला करेगी। लेकिन चलें, इस क्राइसिस के बहाने में ये फैसला करती कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ दी हुई हैं, और मैंने पॉलिटिशियंस के लिए मैंने लग्जरी जहाज़ ख़रीदे हुए हैं, तो मैं कहती कि ये तो ख़त्म करें ना आप हाथ से। इस पर सबसे पहले आप फ्यूल बचाएँ, आप गाड़ियाँ बचाएँ। और अगर आपको ये इतनी फार फेच्ड एग्जांपल लगती है, तो हमें पता है कि दुनिया के डिसेंट ममालिक, हमसे कहीं ज़्यादा अमीर ममालिक, यूके की एग्जांपल ले रहे हैं, जो ऑफिशियल गाड़ियों का पूल होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा पूल होता है। प्राइम मिनिस्टर को भी गाड़ी चाहिए होती है, तो उस पूल में से गाड़ी बोरो करता है। मतलब कि ये नहीं है कि 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के पास गाड़ी, हमारे पास तो आप एक सेक्टर में देखेंगी तो 100 गाड़ियाँ आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मिल जाएंगी ना। क्या वजह है कि उनके लिए एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ियाँ नहीं, 3 गाड़ियाँ भी जो हैं वो कम पड़ती हैं उनके लिए। कितनी भी आप फ्यूल की कैप लगा दें, वो उनके लिए कम पड़ती है। तो आप सबसे पहले अगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी होती ना, तो मैं कहती कि मैंने और किन गैर ज़रूरी जगहों से पैसे बचा लिए हैं कि अब मैंने जाके स्कूलों को बंद करना है। और आरफा, क्या वजह है कि मैं और आप कोई देखा है उसके अंदर कि हमें ये पता चल रहा हो कि हमने ये स्टडी की है, हमें नज़र आया है कि ये इस शहर, इस डिस्ट्रिक्ट का मसला है, तो यहाँ पर चलें हम कुछ अरसे के लिए ये काम कर लेंगे, और लेकिन बाकी जगहों पे स्कूलिंग चलती रहेगी। तो मैंने तो ऐसी कोई नहीं चीज़ देखी। वो जैसे कहते हैं ना कि वाइब्स के ऊपर आप फैसले कर लेते हैं, ये तो वाइब्स के ऊपर फैसले हैं। बूमर जनरेशन, जेन ज़ी की लिंगो में आप वाइब्स हैं कि ये पैसे सेव हो जाएंगे। दूसरा आप, ये बहुत आसान है, और ये मेरे ख्याल में बड़ा मिसलीड करते हैं लोगों को, और ये ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, और ये पॉलिटिशियन भी करते हैं कि ऑनलाइन पे शिफ्ट। एक जुमला बोलते हैं जी हम ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। जिन मुल्कों ने, जो हमसे कहीं ज़्यादा अगेन अमीर मुल्क हैं, जीसीसी आपको पता है अभी काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, उनके लिए सेफ्टी कंसर्न है, तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो वो शिफ्ट हो गए। लेकिन आरफा, हम सब कनेक्टेड हैं उन जगहों के तालीमी सिस्टम्स के साथ, लोगों के साथ, और वो सब यही कहते हैं कि यहाँ पर भी गिवन कि उनके पास सप्लाई और डिमांड के वो इशू नहीं है, गैजेट्स हर एक के पास हैं, सब ऑप्टिमल तरीका है ये। हमें कोविड में भी पता था, कोविड के बाद भी बहुत सारे साल गुजर गए हैं, हमें पता है कि ये दिस इज़ जस्ट नॉट द सेम एज़ इन पर्सन एजुकेशन। आपका बहुत लर्निंग लॉस होता है, बच्चों का बहुत हमारे जैसे मुल्कों में नुकसान होता है, और इट्स जस्ट नॉट द सेम। तो ये तो आपकी लीस्ट वो एक गो टू ऑप्शन होनी चाहिए ना, कि आपने और ये बहाना है सिर्फ कि ऑनलाइन शिफ्ट, ताकि सारी जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी मुनासिब फ़ैसला नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आयशा रज़ाक साहिबा से। हाउ डू वी कन्विंस द गवर्नमेंट ऑन दिस? या मतलब आई एम सॉरी, मतलब वही जैसे मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ कोई बहस तो है ही नहीं, कोई डिबेट तो है ही नहीं, मगर फैसले हो गए हैं। अब बल्कि हमें ये भी बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक वो बंद कर देंगे। तो हुकूमत को कहीं कन्विंस करने का कोई तरीका है, कोई हमें बताने का तरीका है? आरफा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कभी तालीम को या बच्चों की लर्निंग, जैसे हमने कहा कि कोई स्टडी तो होती नहीं है, कोई प्लानिंग तो होती नहीं है इन डिसीजंस के पीछे। देखिए, अगर आप सीरियस होते ना ये मसले हल करने के बारे में, और अगर आप अभी, और हमें ये आज बात समझ नहीं आई है, ये हमें बड़े डेकेड से बात समझ आई हुई है कि हमारे 3-4 ही मसले हैं, लेकिन वो सारे लॉन्गर टर्म मसले हैं आरफा। वो आज अगर आपने ये मसला हल करना है ना, तो वो इसी तरह हल होगा कि गाड़ियाँ बंद करवा दें अफसरों की, फ्यूल उनका वो करवा दें, और उसकी जगह सब्सिडाइज़ करें आप स्कूलों की बसों को, और उन पेरेंट्स के वो वैगन्स को जो बच्चों को वैगन्स में स्कूल छुड़वाते हैं। उसके अलावा जो 2-3 चीज़ें करने वाली हैं, अगेन लॉन्ग टर्म, या तो फिर अमीर मुल्क बन जाएँ, प्रॉस्परस बन जाएँ, सब अमीर हो जाएँ, ताकि जिसको पंजाबी कहते हैं ना करना एग्जैक्टली। लेकिन आरफा, लेकिन फ्यूल प्राइसेस तो हर मुल्क में बढ़ी है ना, तो हर मुल्क ने स्कूल तो नहीं बंद कर दिए हैं, लोगों को स्टिंग करती हैं प्रॉस्परस कंट्रीज़ में, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्कूल चलते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन आपने जैसे कहा 100 साल मंसूबा है, हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी क्या सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना मास ट्रांजिट सिस्टम, जो बड़े अरसे से लोग कहते आ रहे हैं कि या तो आप इतना एक्सटेंड कर लें, इतना सेफ कर लें कि उसके बाद लोगों को ज़रूरत ही इंडिविजुअल गाड़ियों की ना रहे, बच्चों को कम्यूटर पास देते हैं। अगेन सेफ्टी का इशू है, उसमें भी रिसोर्सेज के मसले हैं, वो भी 20-30 साल मंसूबा है, आप वो भी नहीं कर सकते, रहने दें। अच्छा। जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगेन लॉन्ग टर्म आरफा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर करने वाली ये चीज़ है ना, तो वो हमारे लिए ये करने वाली चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, और वो ये है कि क्यों ये इतना बड़ा मसला है आज के ज़माने तक भी कि हमारे कम्यूट हमारे लिए इतना बड़ा मसला क्यों है, स्कूलों की कम्यूट हमारे लिए इतना मसला क्यों है। कौन सा डिसेंट मुल्क है इस दुनिया के अंदर जहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गाड़ी में लाद के शहर के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जाता है? आपके हर वॉकेबल डिस्टेंस या कन्वीनियंट डिस्टेंस पे एक क्वालिटी पब्लिक स्कूल क्यों मौजूद नहीं है जहाँ पे लोग बाइक पे या पैदल जा सकें? और मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई सिंगापुर का स्कूल या नॉर्वे का स्कूल या फिनलैंड का स्कूल लाके बना दें जो एक डिसेंट, जैसे आप इस्लामाबाद के मॉडल स्कूलों की बात करते हैं, अब वो स्कूल इस्लामाबाद के हर बच्चे के लिए क्यों नहीं है? वो स्कूल पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट, गांव या शहर के बच्चे के लिए क्यों नहीं है? तो अगेन हमारे मसले आरफा असल में ये हैं। बाकी सारे तो ये फौरी तौर पे एक इशू आया है तो आप बैंड एड ही लगाएंगे, लेकिन अनलेस यू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि वही घूम फिर के यहाँ भी बात जो होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आ जाती है, प्रायोरिटी। बट इफ़ वी हैड, आई मीन बिकॉज ये जो आपने बात की, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बहुत से ममालिक में ये सिस्टम होता है कि स्पेशली जो पब्लिक स्कूल्स हैं, लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि हम इस इलाके में रहेंगे तो ये सबसे करीब ये स्कूल है, और वो देते हैं, और फिर वो यू नो कि वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो आप बेसिकली कह रही हैं कि क्योंकि हमारे पास वो अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं है, इसलिए लोग ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं कि वो रह रहे होंगे फेज़ 10 में, और जो बच्चे का स्कूल होगा वो डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में होगा, क्योंकि उसने वो और देखिए आरफा, फिर भी कुछ लोग भेजेंगे, आपके पास डिसेंट स्कूल भी होगा ना, तो हम उस तबके का, हम अपनी मेजॉरिटी का मसला हल कर रहे हैं, हम उस तबके का मसला हल कर रहे हैं जिसको जब फ्यूल प्राइस बढ़ेगी ना तो उसके लिए ज़िंदगी, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अमीर ने फिर भी अपने बच्चे को वहाँ भेजना है, वो भेजें और वो फ्यूल प्राइस पे करें। वो हर मुल्क में। आयशा साहबा, बट मेरा पूछने का मकसद ये था कि अब ये भी एक क्राइसिस है, मतलब कि अब मैं हुकूमत को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि जी वो जाती इसलिए करें क्योंकि एक मसला है पेट्रोल का, बिल्कुल है। सो इज देयर अ मिडिल वे, मतलब कि जैसे कि हुकूमत ये भी तो कह सकती थी फॉर एग्जांपल कि जो स्कूल्स हैं जो चाहते हैं कि वो खुले रहें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई एक पूलिंग, गाड़ियों की पूलिंग का कोई सिस्टम करें, मतलब कि बंद करने से और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के दरमियान कोई एक रास्ता है। आरफा देखिए, मैं तो वही पुरानी जो 2 बातें अभी आपको मैंने की हैं कि देखें, सबसे पहले मैं तो ऑनेस्टली ये कहूँगी कि कट एक्सपेंसेस एल्सवेयर। अगर आपने बाकी जगहों से कट कर लिया ना, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट की कार्स और ये सारा कुछ, तो फिर आप इस तरफ आए। और फिर वो दूसरी वाली बात, ब्लैंकेट डिसीजन ही नहीं होना चाहिए था ना, किसके लिए ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, कौन से स्कूल के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन से शहर के लिए,
लिए और किसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये इशू ही नहीं है उसके लिए। मैं यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ कुछ हैं और ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगी उन यूनिवर्सिटीज़ का, वो तक ये कहते हैं आरफा, अब यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास होती हैं, वो तक ये कहते हैं कि ऑनलाइन जाने का मतलब है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें क्वालिटी पे। वो कहते हैं कि वो चीज़ ही नहीं है जो इन पर्सन में होती है। एक तो ये कि अभी तक हम तैयार नहीं हैं उस प्रोविज़न के लिए। यूनिवर्सिटी में जाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास वो एक्सेस घरों पे मौजूद नहीं होती है। दूसरा ये कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। लैब्स रन करने के अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम ये चीज़ें रिमोटली कर सकें, और बेतहाशा फैसले होते हैं, बेतहाशा एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑनलाइन नहीं होती हैं। सो वो ऑनलाइन को तो आप छोड़ दें, वो मिडिल वे नहीं है। मिडिल वे फिर यही है कि आप ये देखें कि आपके पास ये फ़ैसला क्या हर एक पे इम्पोज करने वाला है, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।